नमस्कार। तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स या ईपीआई 2024। जी, ये सूचकांक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात प्रदर्शन को देखता है। बिल्कुल, और सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, उनकी तैयारियों का भी एक, आप कह सकते हैं, एक व्यापक मूल्यांकन है। हाँ, और परीक्षा के लिहाज से तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसे जारी कौन करता है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, और ये इसका कौन सा संस्करण है? मतलब ये पहली बार तो नहीं आई है? नहीं, ये चौथा संस्करण है, 4th एडिशन। इसका पहला संस्करण अगस्त 2020 में आया था। ठीक है, तो इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य बहुत साफ है। राज्यों और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटीज, उनकी निर्यात क्षमता और उनकी तैयारी का मूल्यांकन करना। और इसके पीछे भारत का कोई बड़ा लक्ष्य भी तो है? जी बिल्कुल। भारत का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर? हाँ, इतने का माल निर्यात यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमें हासिल करना है। चलिए अब जरा इस ईपीआई 2024 की संरचना को समझते हैं। इसका जो फ्रेमवर्क है, इसे कितने स्तंभों मतलब पिलर्स में बांटा गया है? इसे कुल 4 स्तंभों में विभाजित किया गया है। 4 स्तंभ। और इन स्तंभों के अंदर भी कुछ उपस्तंभ होंगे। हाँ, इसके अंतर्गत 13 उपस्तंभ हैं और कुल मिलाकर 70 संकेतक यानी इंडिकेटर्स शामिल हैं। 70, काफी विस्तृत है ये तो इन 4 स्तंभों और उनके वेटेज पर एक नजर डालते हैं। पहला स्तंभ कौन सा है? पहला स्तंभ है बिजनेस इकोसिस्टम और इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 40%। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। अच्छा, और दूसरा स्तंभ? दूसरा स्तंभ है निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका वेटेज 20% है। ठीक है, और बाकी के 2? तीसरा है नीति और शासन, मतलब पॉलिसी एंड गवर्नेंस। और चौथा है निर्यात प्रदर्शन यानी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और इन दोनों का वेटेज? इन दोनों का वेटेज भी 20% ही है। तो मतलब सबसे ज्यादा जोर बिजनेस के माहौल पर है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ प्रमुख उपसंकेतकों के नाम भी जान लेते हैं ताकि अंदाजा लगे कि इसमें क्या क्या देखा जाता है। जरूर। इसमें ट्रेड और लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मानव पूंजी है, फिर व्यापार समर्थन सेवाएं और निवेश और नीति समर्थन जैसे कई महत्वपूर्ण उपसंकेतक शामिल हैं। बहुत बढ़िया। अब हम सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, रैंकिंग्स। जी। तो रैंकिंग्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़े राज्यों की बात करते हैं जो टॉप परफॉर्मर या लीडर कैटेगरी है। इस श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र टॉप पर है। और रैंक 2 और रैंक 3 पर कौन से राज्य हैं? दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे पर गुजरात। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ये तो पारंपरिक रूप से मजबूत राज्य हैं निर्यात में। जी बिल्कुल। इनके बाद कौन से राज्य हैं? चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 5वें पर आंध्र प्रदेश और इसके बाद कर्नाटक, पंजाब और तेलंगाना का स्थान आता है। तो मतलब बड़े राज्यों में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, ये मुख्य बात है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, अब एक और कैटेगरी है, चैलेंजर राज्य, चैलेंजर कैटेगरी। इसके बारे में बताएं। हाँ, इस श्रेणी में वो राज्य हैं जो अच्छा कर रहे हैं और लीडर बनने की क्षमता रखते हैं। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? इसमें मध्य प्रदेश है, हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अच्छा, और एक तीसरी श्रेणी भी है, एस्पायरर राज्य या एस्पायरर कैटेगरी। जी, इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। इन राज्यों के लिए रिपोर्ट में क्या सुझाव है? रिपोर्ट कहती है कि इन राज्यों को अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप, मतलब फोकस्ड पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है। यानी खास तौर पर इनके लिए नीतियां बनानी होंगी। एकदम से। ये तो हुई बड़े राज्यों की कहानी। अब छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप परफॉर्मर्स कौन है? उस सूची में भी कुछ दिलचस्प नाम है। उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड शामिल है। जम्मू और कश्मीर और नागालैंड, ये सुनना तो काफी सकारात्मक है। जी, और इनके अलावा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव और गोवा भी टॉप परफॉर्मर्स की श्रेणी में है। और केंद्र शासित प्रदेशों की चैलेंजर कैटेगरी में कोई है? हाँ, इस कैटेगरी में दिल्ली है जिसे 12वां स्थान मिला है। दिल्ली चैलेंजर में है, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। जी, और इसके साथ ही मेघालय, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश भी इसी श्रेणी में है। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं। रिपोर्ट में जिला स्तर पर भी जानकारी दी गई है। हाँ, और वो आंकड़े तो बहुत ही दिलचस्प है। तो सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? सबसे प्रमुख जिला है गुजरात का जामनगर। जामनगर। जी,
और ये अकेले ही देश के कुल निर्यात में 12.9% का योगदान देता है। 12.9% सिर्फ एक जिले से? जी हाँ, और यहाँ का मुख्य उत्पाद पेट्रोकेमिकल है। जाहिर है। दूसरा महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? दूसरा है तमिलनाडु का कांचीपुरम, जिसका योगदान 4% है। और कांचीपुरम किस लिए जाना जाता है? ये ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के लिए जाना जाता है। अच्छा, सूची में अगला नाम किसका है? अगला नाम महाराष्ट्र के मुंबई का है। इसका योगदान 3.1% है। और मुंबई से मुख्य रूप से क्या निर्यात होता है? यहाँ से मुख्य रूप से रत्न एवं आभूषण का निर्यात होता है। ठीक है। और पुणे के बारे में क्या जानकारी है? पुणे भी महाराष्ट्र में ही है, जो 3.0% योगदान के साथ ऑटोमोबाइल व ऑटो पार्ट्स का एक प्रमुख निर्यातक है। तो टॉप के 4 में से 2 जिले ऑटोमोबाइल के हैं। जी, ये दिखाता है कि ये सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो अंत में अगर हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पूरी रिपोर्ट का सार निकालना हो 2-3 पंक्तियों में, तो वो क्या होगा? देखिए, ईपीआई 2024 राज्यों की निर्यात क्षमता को मापने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है। ये पहली बात है। ठीक है। और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? इसमें मुख्य बात यह है कि महाराष्ट्र बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा। और दूसरी तरफ ओडिशा, बिहार और झारखंड जैसे राज्य एस्पायरर श्रेणी में रहे। जिसका मतलब ये है कि ये रिपोर्ट साफ तौर पर यह दर्शाती है कि इन राज्यों में निर्यात आधारित नीतिगत सुधारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। जी, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ साझा करें। और पूरी श्रृंखला आधारित तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के